में बात करेंगे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 1-on-1 मुलाकात। वजीर आजम हाउस की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, सरहद के हालात और दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई। उसके बाद बात करेंगे लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच, जिसे कल आर्मी ने अपनी तहवील में ले लिया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पर खबर दी कि उज़ैर बलोच पर गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। और आखिर में बात करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की, जिन्होंने आज कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथियों के लापता होने के मामले पर कहा कि लोगों को सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में वजीर आला मुराद अली शाह ने भी इस मामले पर तकरीर की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ सिटी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-602-728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे बार बार दरख्वास्त करता रहता हूं कि जब आपको फ़ोन दिया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी अपने टेलीविज़न की आवाज़ बंद कर दें और अपनी बात का आगाज़ करें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा, अभी गुलमीन अर्ज़ ये है कि मैं तो बहुत दिनों से, आपको मालूम है 3 अप्रैल को जो प्रोग्राम किया था, मैं आपको कहता रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल मंदूब निकी हेली को मसूद हैदर साहब के एक सवाल के जवाब में हरगिज़ ये नहीं कहना चाहिए था कि अमेरिका को कोई रोल अदा करना चाहिए, ठीक, हाँ, और ये कि इससे पहले कि कुछ बड़ा वाक़या हो जाए, हाँ। दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी के लोग उनकी, यानी वो तो देख ही रहे हैं, और इस बात को भी उसने रूल आउट नहीं किया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी खुद इसमें मुदाखलत कर सकता है भारत और पाकिस्तान के माबैन बिगड़ती हुई सूरत हाल को करने के लिए। अब ये मामला भी बहुत संजीदा, 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्री, दोनों की अज़ली दुश्मनी और माजी में भी जंगें हो चुकी हैं, तो मेरी सच्ची बात है इन 2-3 दिनों में तवज्जो सारी इधर थी डेफिनेटली। और मैं आपको बार बार एक रिपोर्टर के जहन में जो शक और शुबा बैठ जाता है, इंकलिंग्स होती हैं, घंटियां बजती हैं, तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये कुछ बड़ा विजिट होने वाला है। राइट। अब आज भारत का हिंदुस्तान टाइम्स है, इसने स्टोरी ब्रेक की है कि अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल मैकमास्टर जो सर्विंग जनरल है, और उसको जब हटाया उसने फ्लिंट को तो ये लाया है, उनका ये कहना है कि वो इस हफ्ते के आखिर में, यानी जुमा या हफ्ते के रोज वो न्यू दिल्ली आ रहा है। चलें, अगर फर्ज करें कि ये महज बायलैटरल विजिट होता, इसी खबर में दावा ये भी है कि दिल्ली आने से पहले मैकमास्टर विल विजिट काबुल एंड इस्लामाबाद बिफोर ही लैंड्स इन न्यू दिल्ली। ठीक, फिर तो खित्ते वित्ते पे बात करने आ रहे हैं क्लियरली। ठीक हो गई बात। आप, अब मेरा ये था कि मैं इस पर फोकस करूं, और इसी पर फोकस करते हुए हम फिर कल्पशन पे चले जाएं, ब्लो बैक पे आए कि क्या हो रहा है और कैसे हमें अब अपना एक्ट पुट टुगेदर करना है। आप ले आई उज़ैर बलोच को। How can we not talk about it? उज़ैर बलोच के बारे में भी मैं आपकी खिदमत में सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को समझने वाले लोग जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स 2002 में जब ये टेलीविज़न वगैरह शुरू हुए थे उस वक्त शुरू हुई थी। ये लियारी के क्रिमिनल्स का जो पॉलिटिक्स के साथ मिलाप है, सियासत में आना जाना है, इसका आगाज 1962 में हो गया था जब अयूब खान साहब ने पहला बल्दियाती इंतखाब करवाया था। ओके।
ٹھیک ہے جی. اس وقت کوئی پتہ نہیں شیرو کوئی ہوتا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ کالا ناگ ہوتا تھا. یہ لوگ وہ سینما ہاؤسز کے باہر لائنیں لگواتے تھے. فورن ایجنسیوں کے ساتھ سپائنگ کا الزام لگائیں چلتے چلتے. اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ انہی میں سے ایک گینگسٹر نے ایک بہت بڑی تنظیم ہے اسٹوڈنٹس کی جس کا میرا بھی تعلق رہا ہے. میں پنجاب کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں اس کا وے بیک ان ارلی 70s. نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن. نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن یہ بنیادی طور پر ایوب خان بنوا رہے تھے اپنے لیے وہ طلباء کی. تو اس وقت کے جو معراج محمد خان وغیرہ تھے یہ کچھ خواتین لے کر ایک انہی گینگسٹرز کے بزرگوں میں سے ایک کے پاس گئے اور کہا کہ جی ہم نے یہ کنونشن الٹانا ہے. تو وہ کنونشن جو کہ ایوب خان کی حامی طلباء تنظیم کو بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا اس کو ہائی جیک کیا گیا. اور وہ ہائی جیک کرنے میں رول انہی گینگسٹرز نے کیا, یعنی انقلابی کردار بھی ادا کرتے رہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے میری دانش میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایرانین نے اسپائی ایجنسی اور پتہ نہیں کون سی اسپائی ایجنسی اور وہ ان کو معلومات دے رہے تھے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک گینگسٹر, ایک کرمنل سنڈیکیٹ جس کی ہر طاقت والے کے ساتھ اس نے بنا کے رکھی. ہاں رائٹ. اچھا, چونکہ لیاری میں پیپلز پارٹی کا زیادہ رہا ہے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی والوں سے پیار محبتیں زیادہ تھیں. ہاں, پھر یہ کہ وہاں پہ اس قسم کے عظیم لوگ بھی پائے جاتے تھے, ذوالفقار مرزا صاحب جیسے ہمارے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹاٹا تھا. تو لیکن جب یہ فرینکنسٹائنز مانسٹرز ہوتے ہیں, سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں, پھر یہ بھی کسی کے نہیں رہتے. They are guns for hire. آپ نے مجھے اچھی پیٹنٹ دی, اچھے پیسے دیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, مرسنری. آپ کے مخالف نے کر لیا مجھے کلٹیویٹ, I charge, I take money, I am a gangster. تو پھر ایسے لوگ جب اپنے پر پھیلاتے ہیں اور سیاسی بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ بھی دائیں بائیں یعنی فٹسی کھیلتے نہیں. پر نصرت صاحب سب کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو پیپلز پارٹی میں کسی کو پکڑنے کے لیے ان کو پکڑا گیا ہے, یا پیپلز پارٹی بھی کیا, لیٹس بی clear about it, زرداری نام لیں کہ بالآخر. مطلب that is the general perception. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے عزیر بلوچ موصوف, تو اس سے پہلے ہی ذرائع کے ذریعے پاکستان کی قوم کو باخبر کر دیا گیا تھا کہ عزیر بلوچ کا اصل پیٹرن جو ہے وہ آصف علی زرداری. یہ تو کوئی لوگوں کے ذہن میں کوئی شک و شبہ بالکل بھی نہیں ہے, اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اب جو اس کو کر رات اچانک جو ہے جب یہ فیصلہ کیا کہ جی اب اس کو بھی ہم اسی طرح 1923 کے ایکٹ کے تحت وہ ٹرائی کریں گے جس سے کلبشن ہوا تھا. کیوں یہ ایرانی انٹیلیجنس کو اور بھارتی انٹیلیجنس کو کچھ سینسٹیو معلومات دیتا تھا. اب ظاہر ہے اس گینگسٹر کو کوئی حکومت میں بیٹھا کوئی طاقتور آدمی گینگسٹر جو ہے جو بیٹھ کے اڈا چلا رہا ہے, اس کے پاس سینسٹیو معلومات کہاں سے تو نہیں پتا ہوگا نا کہ بھئی ہمارے پاس کون سی کہاں کیا انسٹالیشن ہے, تو اس کو تو کوئی بتائے گا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان اس وقت کا ہو, اس کو بتا دیتا ہوں میں یعنی کہ لوگ اگر یہ فرض تو کر سکتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ بات اس طرح کی نہ ہوتی. لیکن جو 3 افراد جو آصف علی زرداری کے ذاتی یعنی ان کے جو بزنس امور ہیں, زمینوں کے معاملات ہیں, انہیں دیکھتے ہیں, انہیں اٹھایا گیا. ان کے بارے میں جس طرح فریادی ہو کر سندھ کے وزیر اعلیٰ نے جو گفتگو کی, ذرا 1 منٹ کو وہ دیکھ لیں. اگر کسی بھی ادارے کے پاس ہے, پولیس ان کے ورثہ جو ان کے ہیں فیملی, انہوں نے پٹیشن کر لی ہے کورٹ میں 14 تاریخ کو میرا خیال ہے. اس میں پولیس کو میں نے ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ بتائیں, اور پولیس اپنی انویسٹیگیشنز کر رہی ہے. تو میں دونوں انسیڈنٹس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ دونوں واقعات کو یعنی یہ جن کو اغوا کیا گیا ہے, اب یہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سندھ کی مقبول ترین پارٹی اس کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. ان کی جماعت سینے پھلا پھلا کے بھی بٹھا لو,
اسکرین پہ کہیں گے 18ویں ترمیم سبائی حقوق ٹا پولیس سے پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے میں مذمت کرتا ہوں. یار کس قسم کا وزیر اعلیٰ ہے تو بھائی؟ مذمت کر رہے ہیں آپ؟ کس کی مذمت؟ کس قسم کا وزیر اعلیٰ؟ کہاں ہے تمہاری 18ویں ترمیم؟ اور حکومت کی اپنا اوتھ پڑھو. آپ کے فرائض میں شامل ہے being elected chief minister. All law enforcing agencies are under your command and control. اچھا چلیں. No, excuse me. اگر نہیں تو then go home. تب اس آئی جی کو جس کو یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کیا تو پوچھیں گے؟ یہ مقصد یہ کہ اس طرح کر کے تو فریادیں کیوں کرتے ہیں؟ There is a word called RESIGN. ہاں یس اوکے فیئر انف. بنتے ہو ذوالفقار علی بھٹو کی وراثت، کہتے ہو عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو تم ریزائن دو، پتا چلے جی پورا سندھ پیرا یعنی پہیا جام ہو گیا کہ اتنا پیارا وزیر اعلیٰ. نہیں تو دکھاؤ نا پھر. ٹھیک. تو اگر پلے کچھ نہیں ہے then you are اس طرح فریادیں کرو گے. تو اگر یہ فریاد کر رہا ہے تو why should I be speaking about it? چلیں بریک لیتے ہیں نصرت صاحب، پھر میک ماسٹر اور وزٹ وغیرہ بات کرتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بہرحال ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں ان میں جٹرز آ رہے ہیں. سینٹ میں بھی ہنگامہ کیا انہوں نے، قومی اسمبلی کا واک آؤٹ کیا ہے. خورشید شاہ صاحب کا آپ نے دکھا بھی دیا. اب ان کی اس سے کم از کم ان کو ایک تو فائدہ ہوا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہ جو ایان علی کی ضمانت ہوئی تھی، ڈاکٹر عاصم کا مسئلہ ہوا تھا، شرجیل آئے، تو یہ جو بات چلی تھی نیا مکمکہ نیا این آر او، تو کم از کم لوگوں کو یہ تسلی ہوگی کہ نہیں بھائی کوئی مکمکہ نہیں ہو رہا، اور یہ کم از کم ایک تسلی ہو جائے گی. ٹھیک. دوسرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید عزیر بلوچ کو یہاں جو لے کر گئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے، 2 یا 3 دن پہلے، اس کو ایک مقدمے میں بری کیا گیا، کیونکہ اس پہ تو بے تحاشا بری. تو اس سے شاید اسے گرفتار کرنے والوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یار اگر یہ اس کو اگر اس طرح کیا تو ایک نہ ایک دن بالآخر چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی نہیں، یا کم از کم ضمانت پر تو رہا ہو جائے، یعنی کہ پروسیس ہے نا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ چونکہ اگر اس کا یہ بھی ہے کہ، اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی کلبھوشن کی طرح اب یہ پتہ نہیں کہ اب کیا اس کی اثر نو تفتیش ہوگی، کیا اب ایک نیا مقدمہ ہے یا وہی پرانا مقدمہ جو جے آئی ٹی میں پہلے موجود ہے انہی شواہد کی بنیاد پر. کیونکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت آسان ہے کہ اگر اس کے شواہد ہیں تو آپ ایجنٹ ٹرمینیشن کریں پھانسی لگا کے، تاکہ وہ یعنی کہانی اوہو وہ تو وہی ہے نا، تو وہ وہاں چلا گیا. لیکن اس صورت میں مسئلہ ہی ہوگا چونکہ عزیر بلوچ اگرچہ یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایرانی پاسپورٹ سے پکڑا گیا، لیکن اچھے جو مالدار وکیل ہوتے ہیں مہنگے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستانی سٹیزن ہے تو سپریم کورٹ، یعنی اس کو اس طرح کی شاید دقت نہ ہو جو کہ یعنی کہ ایک انڈین ایجنٹ کو ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک یعنی مسئلہ ہی اور ہے. اب یہ جانے اس کے وکلا جانے. فی الحال یہ ہے کہ ریپٹ ہوگا اور ہمیں ایک دن اطلاع آئے گی ٹویٹ کے ذریعے کہ اس کو یہ سزا ہو گئی، اور اس کے بعد وہ جانے اور اس کا کام جانے. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ایک خدشہ یہ بھی رہا ہو کہ اگر اس کا اسی طرح سول ٹرائل ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی ٹھیک. لیکن چونکہ خاص قسم کا ماحول ہے، آصف علی زرداری صاحب کے 3 بہت قریبی ان کے لیے کام کرنے والے لوگ بھی غائب ہیں، تو لوگوں نے 2 and 2 4 کر لیے. اور اس بات کو تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی ابھی اہمیت دی، میری ابھی نگاہ پڑی تھوڑی دیر پہلے. میرے بھائی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، بہت ویل انفارمڈ، اور سچی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ انہوں نے کہنا شروع کیا تھا اپنے پروگراموں میں کہ میں عزیر بلوچ کی رائے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آج صبح 8:38 پر 8:38 پہ انہوں نے یہ کیا کہ کانگریٹس نیشن قوم کو مبارک دی اور کہا کہ فرسٹ ہائی پروفائل پولیٹیکل ٹیررسٹ ڈاؤن. چلیں ٹھیک. ایک ہائی پروفائل سیاسی دہشت گرد وہ ڈاؤن. اب ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ٹائم ٹو گو آفٹر ہز سہولت کارس. تو اب جو اس کے سہولت کار ہیں ان کو، اینڈ وی ول ٹیک مور لائک ہم انشاءاللہ.
अब इन्होंने जो वी लिखा, अब वो पता नहीं शायद क्यों वो उर्दू में कि हम या कौम के तौर पर रॉयल वी, तो वो अगर ये ना करते भाई, तो इसकी वजह से भी एक इस वक्त जो है ट्रेंड पर जो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड पॉपुलर है वो ज़ैर बलोच का है। और वो अगर वो हमारे भाई ये दिखा पाएँ तो आप देखें कि उसमें सारा मूड ये बन रहा है कि उज़ैर बलोच के सहूलतकार मुंदरजा झेल अफराद हैं, वो यानी फुटेज हैं, हलफ ले रहे हैं, फिर वो तस्वीरें हैं उनकी मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ, और ये तो वो अगर उनकी अगर गिरफ्तारी हो जाए तो ये और वो एजेंट के सहूलतकार बन के और दुश्मन के जासूस हो जाए तो वो जो होता है अदालतों में जाके फिर विक्ट्रियां बनते निकल जाते हैं, उससे भी कौन वो भी नहीं होगा। और ये कि हमें इत्तला मिल जाएगी कि ये फारिग हो गए, ठीक है ना। तो -1 जैसे एक पार्टी का हुआ है, उसमें से अच्छी साफ़ सुथरी पाक सरज़मीन पार्टी निकल आई है। अब इंतज़ार करते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी में से कौन होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि यहाँ से निकालना मुश्किल है क्योंकि एक नहीं 3 अफराद ज़िंदा हैं, बिलावल, आसिफा, बख्तावर। गुड पीपल्स पार्टी हो जाएंगे ना फिर वो लोग मुस्तफा साहब? नहीं, वो ऐसा ना होना कि पीपल्स पार्टी में गुड बैड नहीं होती है। अभी एक शहादत जो है भुट्टो साहब की और उसके बाद फिर बीबी की, उसका भी जो ब्लो बैक है इमोशनल, अभी वो बैक लिस्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बैकलैश जो है। तो अब ये 3 अगर दाद फरियाद करते रहेंगे क्योंकि वक्त तो कभी एक साथ नहीं रहता। नहीं, नॉट एट ऑल, एंड देयर यंग पीपल, देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम। वही ना, तो इसलिए देयर ऑलवेज इज अनदर डे इन पॉलिटिक्स। लेकिन बहरहाल और अगर यही ट्रेंड इसी तरह चलता रहा तो याद रहे ये किसी और ने नहीं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, आपको पता है कि ये बात इस्टेब्लिश कर रखी है कि रमज़ान शुगर मिल में जो वज़ीर आज़म वहाँ पे भारतीय एजेंट आते रहे, कागज दिखाए थे बहुत सारे। फिर वो एक जिक्र होता है, वो क्या वो जो कोई स्टील का सज्जन पता नहीं क्या, हाँ जी उनका दोस्त जो है वज़ीर आज़म साहब। हाँ, तो वो अगर फर्ज करें, क्योंकि कल बहुत लोग यानी सूखे धानों पे यानी पानी पड़ा हुआ था, एक ऑनरेबल जज साहब ने उनसे एक रिमार्क था कि हम ऐसा तारीखी केस दूसरा था वो लाहौर में। अच्छा, अब मैं ये भी चाह रहा था अगर मैं इसमें ना उलझा होता, मैं वाकई आई एम टू सीरियस। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है बीबी, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। 2 कंट्रीज बोथ न्यूक्लियर आर्म्ड, और उनमें अगर मामला नो रिटर्न तक पहुंचते हैं तो दोनों के लिए ये एक तरफा बात नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही, तो मैंने आज सोचा था अगर ये बात ना हुई होती ना, तो मैंने सोचना था कि आओ गुलबी ने बैठकर सोचें कि तारीखी फैसला क्या हो सकता है। क्योंकि देखो ना, अगर एक वजीर आजम को फारिग करने से तारीख तो नहीं बनती ना, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी तो तारीख बने थे। हाँ, अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद उनकी जमात इलेक्शन में फारिग हो गई थी ना, तो शायद ये नहीं, वो देखो ना, ये वो तो उस सूरत पे तो होता कि तारीख खुद को दोहराएगी। हाँ, नहीं, ये तो नहीं नई तारीख है, वो तो नई तारीख बननी। अब मैं उसमें सोच रहा था, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप इसलिए नहीं कह सकते कि उनको पहले टॉपल कर दिया गया था और फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यस ही शुड बी हैंगड, डिजर्व टू बी। अच्छा, अब लतीफ़ा ये है कि बहुत स्ट्रगल के बाद हमने माशाअल्लाह जमहूरी निज़ाम, आइन की बालादस्ती वगैरह है, और अब असली इंसाफ के लिए हम जा रहे हैं फौजी अदालतों के पास लोगों को, यानी ये हमने किया है। क्यों कि हमारे मुअज़्ज़िज़ अदालतों को मसरूफ़ रखा जा रहा है, वो गाना चला था, अब वो रुकवाना नहीं भाई, ज़ाहिर है उनके अब काफ़ी उनको यानी बर्डन किया जा रहा है ना, तो वो क्या करें। तो लिहाजा वो इन चीज़ों पे, तो लिहाजा बेहतर ये है कि इन इशूज़ पर जो है वो फिर, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये यानी कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ये खुद ये एक्सपेक्टेशंस जो है, आई एम सॉरी टू से, मीडिया बनाता है नहीं जनाब, रिमार्क्स ने बनाई। आप लोग कहते हैं कि जी कुलभूषण ने कहा कि पनामा के आने के बाद मेरा फैसला है, ये चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, मैंने तो इन्वेंट नहीं किया। राइट, हम तो हमेशा मैंने कहा है कि नहीं बीबी, हमने मतवाजी अदालत नहीं लगानी, लेकिन नो वन केयर्स। चलें बॉस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा भाई, वो ब्रेक आ गई थी तो जल्दी जल्दी बस मैं आपको कह रहा था कि वो जो कल के रिमार्क्स के बाद से, क्योंकि फौरी तौर पर इमरान खान साहब का भी ट्वीट आया था कि नवाज शरीफ की नाअहली दीवार पर लिखी हुई है। बिल्कुल। जहांगीर तरीन साहब ने उसके बाद से कहा कि ये इलेक्शंस की तैयारी करें। तो अगर फ़र्ज़ किया कि वाकई वो फैसला आना है और तारीख़ भी बननी है, अब ये तो पता नहीं कि तारीख़ में ये है कि शायद यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था कि राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो इधर फौरन और इधर शायद उन्हें कहें कि जी इसको अडियाला लेकर जाओ। अच्छा, सीधा अदालत से नहीं तो वो तो जाएंगे सुनने फैसला क्या नवाज शरीफ से? नहीं, अगर हुक्म कर दिया जाए कि भाई उनको तो वैसे बुलाया भी नहीं गया, यानी कम अज़ कम तारीख़ में ये ज़रूर हुआ था। हाँ, ये तारीख़ इस तरह हो सकती है कि भुट्टो साहब को 4 दिन सुना था सुप्रीम कोर्ट ने, यूसुफ रज़ा गिलानी भी पेश हुए। हाँ, बिल्कुल। तो अभी शायद ये पहला मौका होगा कि वज़ीर आज़म को सम्मन किए बगैर और सुने बगैर उसे कहो कि जाओ भी कि आपके वकील तो और हमें मुतमईन नहीं कर पाया। हाँ, इस तरह तारीख बन सकती है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो कि वैसे ही तारीख बन गई जैसे मैं नहीं ये एंटिसिपेट कर रहे हैं इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और बाकी यानी बहुत सारे, बल्कि लोगों की काफ़ी एक अक्सरियत ही है अब तो साहब जो सोच रही है कि तकरीबन कम से कम हम जिन लोगों से मिलते हैं उनकी अक्सरियत तो यही सोच रही है। तो उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि रमज़ान वो शुगर मिल में रॉ के एजेंट, तो उसमें पता चले कि जाए मौसूफ यानी पनामा में हिसाब किताब देने और एक दिन पकड़ लिए जाए नवाज शरीफ साहब पर बता रहे हो कि हाँ जी वो क्या बात है, राइट, ठीक, एक्ट ऑफ 1923। तो चले खैर वो जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ कि संजीदा बात, मुझे जो बात फौरी तौर पर परेशान किए दे रही है वो ये है कि ये मुझे निकी हेली ने, मैंने आपको उस दिन कह रहा था बीबी ये ऐसे बात नहीं की, उनको यकीनन कोई ना कोई एशन थी, क्योंकि उसने जो लफ्ज़ यूज़ किया बिफोर एनीथिंग हैपेंस, और फिर उसने कहा ये आप डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट, राइट। अब उसी हवाले से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कल जब मैंने आपको कहा कि हमारे ऑन एयर जाने से पहले APP का खुसूसी इंटरव्यू, मैंने कहा ये अचानक वज़ीर आज़म को क्या हो गया। कल हम जब ऑन एयर गए थे तो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात का आया था ट्वीट, बिल्कुल, पे कॉल ऑन किया अमरीकी सफ़ीर ने, याद है ना। अच्छा, अब ये आज मुलाकात तो अपेरेंटली हर एक ने यही सोचा होगा स्पेकुलेटिव, क्योंकि 1-on-1 मुलाकात की खबर तो एक पैरा दिया जाता है ना, और उसमें ऑपरेशन रद्दुल फसाद, बिल्कुल सिक्योरिटी फलाना, ये थोड़ी है कि एक दूसरे ने क्या बात की। तो उसको जहन में रखते हुए जैसे कल अमरीकी सफ़ीर का वहाँ जाना, और मैंने कहा कि ये ज़रा थोड़ा सा अनयूजुअल है। साथ ही वज़ीर आज़म साहब का APP को इंटरव्यू दे के कह देना कि अमेरिका रोल अदा करे, और आज ये खबर आ जाना, ठीक। और निकी का ओरिजिनल इंटरव्यू याद करो तो उसने बाकायदा ये कहा था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लोग। अब मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं 12 बजे से बदनसीब मुख्तलिफ लोगों से जिनके पास किसी न किसी नौइयत की ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं कोई खुफिया बात नहीं कर रहा कि भाई एक अखबार में खबर है, इंटरनेट पे मैं देखता हूँ और वो ये कह रहे हैं कि इसका विजिट जो है जब ये दिल्ली पहुँचने से पहले काबुल और इस्लामाबाद जाएगा। ठीक, राइट। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे 10 दिन पहले एक बंदे ने चलते चलते, क्योंकि आजकल ड्राइंग रूम में भी सरकारी लोग बात नहीं करते हैं, बिल्कुल कहते हैं जी के वो हर बंदे ने फर्ज किया हुआ है कि वो बस अच्छा। अब वो गाड़ी की तरफ जाते हुए कहा कि नुर साहब पाकिस्तान में बहुत बड़ा विजिटर आ रहा है, आप वो निक्की के बारे में सही कह रहे हैं। ओके, एंड दैट्स इट। ठीक, मैंने कहा जी बात तो सुने हो ना। ओके, सही, ठीक है, सही। अब ये बात मेरे पास सिर्फ इतनी इत्तला है। अच्छा। मैंने बीबी जो रिपोर्टिंग में जो कुछ कमाया है दोपहर से खर्च कर चुका हूँ। कुछ मालूम नहीं चला? किसी ने कहा कौन किधर, अच्छा कोई आ रहा है नहीं आ रहा, मनी नो वन विल कंफर्म टू यू कि कोई आ रहा है। कम कम एक बात साबित हुई कि ये जो मामलात हैं उन लोगों के पास नहीं हैं जिनको हम
we accuse them to be in the government. ठीक है. And the policy making. Anyway, उन्होंने तो नहीं की, लेकिन ये कैटेगोरिकली कहना, कैटेगोरिकली कमिट करना. हिंदुस्तान टाइम्स तो कह रहा है कि जी मैकमास्टर साहब आ रहे हैं. और याद रहे कि इन्हें ही, क्योंकि यही वो रिपोर्टर है जिसने, याद है मैंने कहा था अजीत देओल वहां जा रहा है. जी जी, 4 दिन ड्रॉप इन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं हुआ. लेकिन अब ये कैसे साबित हुआ कि ये ज़राए की दी हुई खबर है. ठीक, ज़राए तो वहां. हाँ, तो इसमें तो यही बताया भी नहीं गया ना. अब ये है कि जो बात मुझे समझ में आ रही है, शक व शुबे में आ रहा है कि अब आहिस्ता 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 भारतीय मीडिया में थोड़ा थोड़ा इशारा आ रहा है कि वो जो कर्नल साहब, कर्नल हबीब रिटायर्ड, जिनको उनकी फैमिली, अंसार अब्बासी साहब ने बहुत तफसीली लिखा है, उन्होंने तो ये कह दिया है, अंसार अब्बासी साहब ने, कि इंडिया इज बिलीव टू हैव इंट्रैप्ड, कि उनको कि उन्होंने उसको धोखे से बुला के और फिर अगवा कर लिया. जी, ठीक है, वो तो यही है अंसार अब्बासी साहब ने लिखा. अब अभी तक हमारे पास इसका किसी तरफ से कोई ओनरशिप नहीं ले रहा, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट. लेकिन बड़ा, अगर आप देखो, बड़ी महारत और बड़ी चालाकी से आप इंडियन मीडिया में जो वहां पे वेल इन्फॉर्म टाइप के हैं उन पे यूं आ रहे हैं. मिसाल के तौर पर वहां पर अभी 10 मिनट पहले खबर चल रही है कि ये जो कर्नल साहब थे, इनके पास ट्रेवल करने का एनओसी था. वो भाई आपको कैसे पता चला? अगर फर्ज करो इंडिया के पास ये शख्स नहीं है, तो फिर उन्हें कैसे पता कि उसके पास एनओसी था या नहीं था? आपने अगर मुझे किडनैप नहीं किया और अपने पास नहीं रखा तो आपके पास कोई मालूमात नहीं होंगी ना, तो आप कैसे ये बात जो है अपने मीडिया पे किसी से चलवा दोगे? कहीं से तो आएगी ना, ज़राए के पास भी तो कोई खबर होगी तो चलवाएंगे. ठीक, फेयर इनफ. तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप. वहां पर ज़राए के बहुत करीब तरीन अफराद में से एक परवीन सवामी भी होते हैं. हाँ, वो भी बहुत पहुँचे हुए हैं. एक तो हमारा मसला है फराज, तुमको ना ही मोहब्बतें करनी. तो हाँ हाँ, ये दुख ही होता है ना ईमान से, कसम खुदा की. खैर, अच्छा, वो उन्होंने भी कुछ इस तरह का हिंट किए हैं, अगरचे उनकी. चलो चले नुसरत साहब, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो प्रवीण स्वामी ने क्या हिंट किया है, अपना जो उनका पीस है जिसका नुसरत साहब हवाला दे रहे हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद. हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _. अच्छा, बाय द वे, हमारे एक वो दोस्त ने मुझे अभी बताया, उन्होंने कहा जी ये तो एसओपी होता है कि अगर वो इंडिया ये क्लेम कर रहा है ना, मेरा तो पॉइंट और है. हाँ. मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपने मुझे अगवा नहीं किया है तो आपको कोई मालूमात नहीं होगी ना मेरे बारे में. आपको कैसे पता है कि मेरे पास एनओसी है या नहीं? ठीक, लेकिन वो साहब मुझे अपनी तरफ से एहतियातन बता रहे थे कि फर्ज किया इंडिया ही ने उसको अगवा किया है. क्योंकि मैं तो अभी तक, मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक मुझे कोई ओनरशिप चलेगा मैं तो नहीं कहूँगा. और वो ये कहें कि जी ये एनओसी लेकर आया, देयरफॉर ही वाज ऑन ऑफिशियल ड्यूटी. तो ये कि कोई भी जो ऑफिसर्स जो होते हैं, जब राहील शरीफ साहब की तरह उन्हें भी तो एनओसी लेना पड़ा ना बाहर जाने के लिए, ये वही वाली बात है ना, इसमें तो इससे आगे कोई बात नहीं है. तो सब थैंक यू यार, तुम कितनी ब्रिलियंट हो मानसे, तुमने मुझे, अगर तुम मुझे, हम आखिर एनओसी क्यों सुन रहे हैं इतने दिनों से इसी वजह से ये एनओसी दिया नहीं, ये क्या बात करें हम नुसरत साहब? देखो छोड़े ना, मतलब आगे बढ़िए. तो इसीलिए तुम्हारे लिए बहुत, और मेरी आगे चले तो आप प्रवीण स्वामी की स्टोरी में क्या था? खैर, वो मुझे कुछ इस तरह हो रहा है दोनों तरफ से, मेरी बदकिस्मती है और मुझे तकलीफ हो रही है कि ज़राए जर्नलिज्म तो गया भाड़ में. वो तो सारी दुनिया में नुसरत साहब सिर्फ यहाँ की बात नहीं, मतलब क्या अमेरिका में क्या जर्नलिज्म हो रही है आजकल, फेक न्यूज़ हर तरफ, फेक न्यूज़. गॉड से उड़ा के रख दिया उन्होंने. ठीक है, ये इलेक्ट तो हो गया, स्टीव बेनन गया है ये नहीं? हाँ बिल्कुल, बैरम खान बन के आया था ट्रम्प. ये ना करो बात, ये ना कहें होपलेसनेस नहीं होती, इस तरह नहीं समझा जाता कि ये, और आप मैं इसमें यानी गलत बहस में उलझ जाऊंगा. अच्छा ठीक है, फिलहाल मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग हो रही है कि कहीं ये स्वैप की बात ना बनी जाए. राइट, या फाइन.
2 दिन के बाद बात करने में तो फर्क है ना। एक्सक्यूज मी, मेरा गल्स कराने से नुसरत साहब बहुत ही बुरा हाल है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि बाय द टाइम ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ हो पाकिस्तान में, अगर वो आ रहा है, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं, हाँ, तो उसके दिल्ली पहुंचने से पहले जब वो पाकिस्तान में मुलाकातें कर रहा हो तो वहां से वो कहीं उसको अच्छा चले भाई मतलब उसका वीडियो हाँ, उसी वक्त टाइमिंग बड़ी वो अच्छी होगी अगर ऐसा हो गया, मतलब और उसके बाद माहौल कुछ इस तरह का बनाया जाए कि वो लंबी चौड़ी बातें करने के बाद क्वाइटली ये कहेगा यार ठीक है तुम लोग इंतजार करो अभी ठंडक, हाँ, तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करो, इस इशू को जस्ट पुट इट बिहाइंड और फिर इवेंचुअली स्वैप कर लेंगे। राइट, कोई अगर इस तरह हुआ तो मैं समझता हूँ बहुत गलत होगा। Because people will not seem to accept it. आप 2 दिन से यही बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत होगा कि लोग क्या कहेंगे, गलत होगा, it will be bad precedent। मैं गिलगित से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी भैया। हेलो जी फरमाइए। भाई आपका इनका फोन ड्रॉप करें सर प्लीज, नो टॉलरेंस। मैं रोता रहता हूँ, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टीवी पे मेरी आवाज़ आई या नहीं आई। भाई एक डिलेड स्विच होता है, आपको मैं हेलो कहता हूँ, आप अच्छा ये अच्छा क्यों बैड प्रेसिडेंट क्यों होगा, आप यही कह रहे थे, व्हाई वुड इट बी अ बैड प्रेसिडेंट? एक आदमी को अगवा करके आप वो स्वैप लेते हैं, नो स्टेट्स माने कि हमने तो उसको गिरफ्तार किया है ना। हाँ हाँ, वो तो पकड़ा गया है, वो उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो कुछ गलत काम कर रहा था, ये साहब तो नेपाल काम कर रहे थे। अगर ठीक है हमारे तो ये तो एक स्टेट अवे इतनी बड़ी एक यानी कि ये तो इट वुड बी इट इज एन अनइवन स्वैप, स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग। और सिलसिला अगर चल निकला तो फिर तो ये कहीं भी नहीं रुकेगा। प्लीज would we also be conceding then कि ये कुछ और काम करने का स्वैप करें? मैं फिर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये स्टोरीज जो बिल्ड हो रही हैं इधर भी और उधर भी, आपको लग रहा है इसी तरफ जा रही है बात, शुबा, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप इस तरह करके ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो we should be more focused on these issues. Very vigilant, very vigilant. भारत नुसरत साहब, वक्त ख़त्म हुआ आज, आगे फिर इस स्टोरी में जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी आने वाले दिनों में उसको हम ज़रूर कवर करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।